Hello and welcome students in our lockdown classes. I am your teacher बबीता शर्मा. How are you students? लॉकडाउन चल रहा है तो उम्मीद करती हूँ कि सभी आप अपने अपने घरों में होंगे और आराम से होंगे और पढ़ रहे होंगे, वीडियोस को देख रहे होंगे जो भी हम लोग आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं. ये बहुत बेनिफिशियल वीडियोस हैं. आपका टाइम बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज हो रहा है. बहुत बेनिफिशियल टाइम है, इसको वेस्ट मत कीजिएगा और बहुत ध्यान से इन वीडियोस को देखिएगा. अंडरलाइन करते जाइएगा जो भी आपको अच्छा लगे इसके अंदर और सभी टॉपिक्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा. चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट वीडियो कल मैंने अपलोड किया था इसके लिए आपको, और इसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो कि ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का, उसके बारे में हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट पार्ट में कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और कितने तरीके के रिसोर्सेज होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था. इनका क्या काम होता है, कई प्रकार के रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था. टाइप ऑफ रिसोर्सेज, बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर, एक्सेसिबिलिटी के आधार पर और ओनरशिप के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर, ये सारे रिसोर्सेज के बारे में हमने कल पढ़ा था. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पढ़ा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है. रियो द जेनेरियो अर्थ समिट 1992 के बारे में पढ़ा. एजेंडा 21 के बारे में पढ़ा. ये सारा हम पढ़ चुके थे इसके बारे में. चलिए आगे पढ़ते हैं. रिसोर्स प्लानिंग, क्योंकि रिसोर्सेज की योजना करना क्यों आवश्यक है. प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. देखिए कोई भी सामान, कोई भी वस्तु अगर हम उसको प्लानिंग के साथ में इस्तेमाल करते हैं कि हमें कहाँ कितना यूज़ करना है. सपोज करिए आपके पास जो मनी है वो भी एक रिसोर्स है और अगर आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपके सारे काम हो जाएंगे, और अगर प्लानिंग से नहीं करते हैं तो वो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा. तो इसी तरीके से रिसोर्स की प्लानिंग करना भी ज़रूरी है कि हमारे पास रिसोर्सेज कितनी अवेलेबिलिटी है, कहाँ कितनी मात्रा में कौन सा रिसोर्स पाया जाता है, तो उसके आधार पर हम देश का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं. इसी को हम बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग. It has importance in a country like India which has enormous diversity in the availability of resources. भारत जैसे देश में जहाँ पर कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज में डाइवर्सिटी भी है. जैसे कि अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान हैज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ विंड एंड सन एनर्जी. बट अगर हम बिहार या झारखंड की बात करें तो यहाँ पर आयरन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं. तो इसीलिए यहाँ डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज को लेकर के, तो रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है. There are regions which are rich in certain types of resource but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. For example, the states of Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposit. Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lack in infrastructure development. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ जो रीजन्स हैं इंडिया के, वहाँ पर कुछ में तो बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर मिनरल्स के और कोल्स के बहुत अच्छे डिपॉजिट्स हैं, बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं. अरुणाचल प्रदेश के अंदर पानी के बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो नहीं है. स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल इंडोर्ड इन सोलर एंड विंड एनर्जी भी बताया, बट लैक्स इन वाटर रिसोर्स, लेकिन वहाँ पानी नहीं है. द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. और जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख जो है वो देश से थोड़ा सा अलग ही रहता है क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज कम हैं. इट हैज़ वेरी रिच कल्चर हेरिटेज बट इट इज़ डेफिशिएंसी इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स. ना वहाँ मिनरल्स हैं, पानी की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ का सही नहीं है. दिस कॉल फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजन एंड लोकल लेवल्स. तो इसीलिए ज़रूरत पड़ जाती है कि रिसोर्स की प्लानिंग करी जाए नेशनल, स्टेट और रीजनल और लोकल लेवल्स पर. तो वो कैसे करी जाए. रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, भारत में रिसोर्स प्लानिंग कैसे करी जाती है. रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री. रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं. पहला तो ये है कि पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करी जाती है पूरे देश के अंदर कि कहाँ कौन सा रिसोर्स मिलता है. दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स. इसके लिए सर्वे किया जाता है, ये पता लगाया जाता है कि सर्वे के द्वारा सर्वे कराया जाता है, मैपिंग करी जाती है, तो ये पता लगाया जाता है कि किस
क्षेत्र में कौन सा रिसोर्स मिलता है, उसकी क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है, इसका एस्टिमेशन किया जाता है। फिर इसके बाद इन्वॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। इसके बाद वो रिसोर्स कैसे प्राप्त किए जाएं, इसके लिए टेक्नोलॉजी क्या लगाई जाए, अच्छे अनुभव लगाए जाएं, स्किल और इंस्टीट्यूशंस वगैरह सेटअप किए जाते हैं ताकि रिसोर्स का डेवलपमेंट हो सके, उनको रिसोर्स बनाया जा सके। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट प्लान्स। अब रिसोर्स तो हमें मिल गए, पूरे देश में डेवलपमेंट प्लान्स कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं, कहाँ कहाँ डेवलपमेंट होगा और इन रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल होगा जिससे कि देश का डेवलपमेंट हो, तो उन रिसोर्सेज को फिर वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरा रिसोर्स प्लानिंग होती है जो हमारे यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, प्रक्रिया में यूज़ करा जाता है। इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत में रिसोर्स प्लानिंग की जो शुरुआत है वो पहले जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थी जो आज़ादी के बाद स्वतंत्रता के बाद अपनाई गई पंचवर्षीय योजनाएं, तो उसमें रिसोर्स प्लानिंग को लेकर के शुरुआत से ही इस पर ध्यान दिया गया। The availability of resources is a necessary condition for the development of any region, but mere availability of resource in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development. अवेलेबिलिटी जो होती है रिसोर्सेज की उसके आधार पर ही किसी रीजन का डेवलपमेंट निर्भर करता है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी होती है रिसोर्सेज की वो उसके ऊपर प्रॉपर से टेक्नोलॉजी लगाई जानी चाहिए तभी वो रिसोर्स काम कर पाते हैं। There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. हमारे यहाँ पर जो कुछ पार्ट्स हैं उनके ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर कि रिसोर्सेज बहुत अच्छी मात्रा में यूज़ करे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कैसे हैं, कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में। ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर आर सम रीजन्स विच हैव ए पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। लेकिन कुछ कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं। कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स एंड सम रिसोर्सेज पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन। तो इसके बारे में देखिए इसका एक एग्जांपल तो मैं बता सकती हूँ आपके, जैसे कि झारखंड या बिहार में जो रिसोर्सेज हैं कोल और माइन के, छत्तीसगढ़ आपने देखा कि बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं लेकिन वो जो एरियाज़ हैं वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में आते हैं। द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवर्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेंटर्स। आपने इतिहास में भी देखा होगा कि भारत के अंदर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, हमारे यहाँ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जो विदेशी जो हमलावर थे तो उन्होंने भारत के अंदर इसीलिए अट्रैक्ट हुए क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, सोना चांदी इस टाइप के रिसोर्सेज यहाँ पर अच्छे पाए जाते थे, तो इसीलिए वो लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होते थे। इट वाज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies। तो इसीलिए इन कंट्रीज़ ने इन्होंने करा क्या कि इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ के डेवलपमेंट पे यहाँ पे लगाई उन कंट्रीज़ में और यहाँ के रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन करना शुरू करा और वो वहाँ कर उन पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। Therefore, resources can be contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes। इसलिए रिसोर्सेज का अगर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए अच्छी टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए और उसको अच्छे इंस्टीट्यूशंस में उसके अंदर सुधार करना चाहिए, तभी हम उन्हें रिसोर्सेज का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेसेस ऑफ कोलोनाइजेशन। भारत ने ये अनुभव भी कर चुके हैं भारत में कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने भारत के रिसोर्सेज का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करा और इससे वो ज़्यादा रिच होते चले गए। एंड देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज but also the technology, quality of human resource and the historical experience of the people। इसलिए भारत में जो डेवलपमेंट होता है रिसोर्सेज का केवल साधारण तरीकों से नहीं होता। लोगों ने ये देखा कि भाई डेवलपमेंट रिसोर्सेज का करना है तो उसके लिए
केवल अवेलेबिलिटी का जानना ही ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर अच्छी टेक्नोलॉजी उसको लगानी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा बनना चाहिए। और जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हैं लोगों ने, उन्होंने देखा कि भाई क्या चीज़ हमारे यहाँ पर अच्छी थी जिसका हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनको रिसोर्सेज बना करके उनका डेवलपमेंट करके और ज़्यादा उनका इस्तेमाल किया गया। अब है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन रिसोर्सेज हमने बताया कि इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पढ़ा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द पार्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर हम रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे, उनको अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओवर यूटिलाइजेशन उसका नहीं करेंगे, तो आगे के समय में लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे आने वाली जनरेशन को भी रिसोर्सेज मिल पाएंगे। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं जिसके अंदर हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, बट इरेशनल कंजप्शन ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में लेड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम इनका बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे तो इससे सामाजिक और आर्थिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इससे हो जाएंगी। आज पेट्रोल है, अगर अंधाधुंध इस्तेमाल करते रहे तो आगे आने वाले लोगों को फिर से साइकिल चलानी पड़ेगी, उनको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट। और इसीलिए इस समस्या से सुझाव पाने के लिए रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हर लेवल पर करना बहुत ज़रूरी है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। और इसके बारे में जो हमारे विचारक थे, जो हमारे लीडर्स थे, वो भी शुरुआत से कहते आ रहे हैं। जैसे कि गांधी जी ने कहा था, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग द कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन ऑफ दीज इन दीज वर्ड्स, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। महात्मा गांधी ने कहा था रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज का हमें बचाव करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने रिसोर्सेज हैं कि हर किसी की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के लालच को पूरा कर जाएं, कि हम ज़रूरतें तो पूरी कर सकते हैं लेकिन हम लालच पूरा नहीं कर सकते। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल। उनका यही मानना था कि जिस तरीके से सेल्फिश होकर के अपने लालच को, अपनी इच्छाओं को पूरा करते करते मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते जा रहे हैं और इन सबको रिसोर्सेज को ख़त्म करते जा रहे हैं, तो ये पूरे ग्लोबल लेवल के लिए ही खतरा है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय मासेस। वो ये नहीं कह रहे थे कि प्रोडक्शन मास हो, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो, वो कहते थे कि प्रोडक्शन जो हो वो लोगों के द्वारा हो। जैसे इसीलिए तो अब स्किल इंडिया जो अभियान है वो गांधी जी के थिंकिंग के आधार पर ही चल रहा है कि लोग अनुभवी हों, प्रोडक्शन ज़्यादा ना करें लेकिन प्रोडक्शन बनाने वाले ज़्यादा हों। अब देखते हैं लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स क्या है? वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज। लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो मुख्य रिसोर्स है वो क्या है? लैंड रिसोर्स। हम कोई भी एक्टिविटी कहाँ पे रह के करते हैं? हवा में तो रह के नहीं करते, कहाँ पे रह के करते हैं? लैंड पर। लैंड पर ही क्या है? हमारे घर हैं, नेचुरल वेजिटेशंस हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है, सभी कुछ लैंड पर, सब कुछ लैंड पर रहकर करते हैं। हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ ए फिनिट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पज विद द केयरफुल प्लानिंग। इसीलिए लैंड का हमें केयरफुल प्लानिंग से बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स। भारत में जो लैंड है वो कई सारे रिलीफ फीचर्स में बटा हुआ है, कई सारे भागों में, जैसे कि माउंटेन्स भी हैं यहाँ पर, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन्स भी हैं, आइलैंड्स भी हैं। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन। भारत का जो 43% एरिया है वो प्लेन है, मैदानी एरिया है। विच प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जहाँ पर कि एग्रीकल्चर होती है, खेती होती है और इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। Mountains account for 30% of the total surface area of the country and ensure perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspects। और यहाँ पर 30% एरियाज़ में माउंटेन्स हैं जिनसे कि बहुत सारी परनियल रिवर्स बहती हैं, जिससे कि लोगों को टूरिज्म की फैसिलिटी मिलती है, लोग घूमने के लिए आते हैं। अबाउट 20% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज़ द प्लेट्यू रीजन। इट पॉसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। और 27% जो एरिया है इंडिया का
वो प्लेट्यू एरिया में आता है, जहाँ पर कि प्लेट्यूज जो होते हैं रिच रिजर्व्स होते हैं मिनरल्स के और फॉसिल फ्यूल्स के और फॉरेस्ट के। लैंड यूटिलाइजेशन, अब पढ़ते हैं हम लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है। लैंड रिसोर्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। लैंड हम कई सारे यूज में कर सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट में लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कुछ लैंड ऐसी होती है जिस पे कल्टीवेशन नहीं होती, वो होती है बेरन और वेस्टलैंड, बंजर और बेकार भूमि होती है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज। कुछ लैंड ऐसी होती है जहाँ पर कि खेती नहीं होती, वहाँ पर बिल्डिंग्स, रोड्स और फैक्ट्रीज बनाते हैं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड, फैलो लैंड होती है। फैलो लैंड के अंदर आती है परमानेंट पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड, ऐसी लैंड जहाँ पर कि जो कि स्थायी रूप पर ग्रेजिंग के लिए छोड़ दी जाती है। नेक्स्ट आती है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोस नॉट इंक्लूड इन नेट जोन एरिया, कि वो एरिया जहाँ पर कि अलग अलग तरीके की ट्रीज वहाँ पर उगाए जाते हैं। नेक्स्ट आती है कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। कुछ होती है कल्चरेबल वेस्ट लैंड कि जिसको हम एक बार खेती करने के बाद उसको 5 साल के लिए छोड़ देते हैं कि उसके बाद फिर बाद में खेती करेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी फैलो लैंड्स। फैलो लैंड में भी 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है करंट फैलो, जिसको हम लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर, या जिसको हम 1 साल के लिए छोड़ देते हैं, खेती ही ना कर देते, खेती नहीं करते उसके ऊपर। अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, और दूसरी वो लैंड आती है जिसको हम 1 से 5 साल तक के लिए छोड़ देते हैं। फिर आता है आपका नेट जोन एरिया। नेट जोन एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है ये नेट जोन एरिया। नेट जोन एरिया की डिफाइन आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है ये, कि नेट जोन एरिया मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट जोन एरिया इज नोन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, कि वो एरिया आता है नेट जोन एरिया के अंदर जिसमें मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर, एक से ज़्यादा साल के लिए उसको छोड़ देते हैं और प्लस उसमें नेट जोन एरिया कर देते हैं, उसको बोलते हैं ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। इसके बाद में नेट जोन एरिया के बाद में समझाऊंगी मैं और आपको आगे। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, भारत में लैंड यूज पैटर्न क्या इस्तेमाल होता है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय बोथ द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability and culture and tradition etc। ये सारे लैंड यूज पैटर्न भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं कि टोपोग्राफी क्या है, क्लाइमेट क्या है, सॉइल का टाइप क्या है, ह्यूमन फैक्टर्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, सब जो चीज़ें हैं तो ये सब इसमें कैसे इस्तेमाल हो जाती हैं। तो ये सारा हमारे यहाँ पर लैंड यूज पैटर्न में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं एक इसमें आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 1960 to 61। इसमें 2 आपको पाई चार्ट दिए हुए हैं, एक तो है 1960 और 61 का, एक है 2014 और 15 का। तो इसमें समय के साथ साथ जो बदलाव हुए हैं वो हम देखते हैं। ब्लू कवर इज शोइंग द फॉरेस्ट एरिया, ब्लू कलर, एंड रेड इज बैरन एंड 1960 और 61 का हम यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे हैं। बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड is showing the red color, green color is showing the area under non agriculture uses, and purple is showing the permanent pasture and grazing land, and sky blue is showing area under miscellaneous tree crops and groves के लिए। तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो आपका ग्रीन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस का जो एरिया है वो कुछ ज़्यादा बड़ा है, 46.26% है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें 2014-15 में देखते हैं कि इसमें थोड़ा जो नेट जोन एरिया इसके अंदर ज़्यादा बढ़ गया है, और कल्चरेबल वेस्टलैंड, फैलो, अदर और करंट फैलो, इसमें ये एरियाज बढ़ गए हैं। आगे एरिया थोड़ा इसमें डिफरेंट दिख रहा है। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नई बात नहीं है आपके लिए ये, क्योंकि आप ये 9th क्लास में पढ़े हुए हैं कि एरिया इंडिया का कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम हैज़ नॉट बीन डन फुली, कि जो यहाँ पर जो लैंड यूज डेटा है वो केवल 93% का यहाँ पर आता है, क्योंकि कुछ जोग्राफिकल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर कि पूरी रिपोर्टिंग वहाँ से नहीं मिल पाती, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं, आसाम वगैरह,
तो वो वहाँ इस पर पूरी तरीके से काम नहीं हो पाता। मोर एवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड, और कुछ एरिया जैसे कि जम्मू और कश्मीर के थे एरिया जिन पर कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा और चाइना ने, तो उन पर भी पूरी तरीके से सर्वे नहीं हो पाता। मीन्स कि केवल यहाँ पर जो इंडिया का 93% एरिया है उसका यहाँ पर एस्टिमेट यहाँ लगाया जाता है। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। पास्चर जो लैंड है वो मतलब थोड़ा सा वो घट रहा है। हाउ आर वी एबल टू फीड आर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। तो पास्चर लैंड अगर घट रहा है तो हमारे कैटल्स कहाँ चरेंगे, पशुओं को चरने की जगह खत्म हो रही है, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फेलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फेलो लैंड्स आर, जो करंट फेलो लैंड्स है वो या तो कैसी हो सकती है, पुअर क्वालिटी की, या कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई होगा। हैंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 years, एंड इफ दीज आर इंक्लूड इन द net zone area then the percentage of NSA in India comes in about 54% of the total reporting area। और कुछ इसीलिए जो होता है, जो कल्टीवेटिंग एरिया है उसको 1 या 2 साल पर खेती करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, और उसके अंदर नेट जोन परसेंटेज जो है उसको जोड़ने के बाद में 54% जो टोटल एरिया है वो इसका खेती करने में आ जाता है। द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरियस ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जो नेट जोन एरिया का पैटर्न है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में थोड़ा डिफरेंट रहता है। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। पंजाब और हरियाणा जो एरियाज़ हैं वहाँ पर 80% नेट जोन एरिया पाया जाता है, जबकि कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पर केवल 10% नेट जोन एरिया ही यहाँ पर पाया जाता है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया एज इट वाज आउटलाइन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। फॉरेस्ट एरिया जो है भारत के अंदर केवल 33% जो है जोग्राफिकल एरिया उसका 33% ही पाया जाता है, और ये जो एरिया आता है सारा का सारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग आउटलाइंड होता है, जो कि 1952 में बनाई गई थी। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, और ये बहुत ज़रूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए कि फॉरेस्ट एरिया भी अच्छा होना चाहिए। द लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लीव ऑन द फ्रिंगेज ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट, और बहुत सारे जो लिवलीहुड्स हैं जो कि फॉरेस्ट पर रहते हैं वो फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते हैं। अ पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। बहुत सारा एरिया जो है वेस्टलैंड का वो ऐसा एरिया आता है कि जो नॉन एग्रीकल्चर में आता है, इस पर कोई भी खेती नहीं होती। वेस्टलैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज, एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इंक्लूड सेटलमेंट, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, ईटीसी। कुछ एरिया वेस्टलैंड का जो एरिया आता है उसके अंदर रॉकी एरिया आता है, एरिड का आता है, डेजर्ट एरिया आता है, और ऐसा एरिया आता है जहाँ पर कि रोड्स और रेलवेज वगैरह वहाँ पर नहीं बनाई जा सकती, ऐसे एरिया आता है। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेशन। अब कंटिन्यू यूज जो होता जा रहा है, जो हम भूमि का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, तो इसका परिणाम ये हो रहा है कि लैंड डिग्रेशन बढ़ता जा रहा है। दस इन टर्न हैज सीरीज repressions on society and the environment। और इसके बदले में क्या होता है कि सोसाइटी पर और इन्वायरमेंट पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है कि लैंड अगर ख़राब होती जा रही है तो ये इसका गलत असर सोसाइटी पर और इन्वायरमेंट पर भी पड़ रहा है। लैंड डिग्रेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेशन कैसे होगा, इसको कैसे रोकेंगे, और इसके हम बचाव के क्या उपाय कर सकते हैं। We have shared our land with the past generation and will have to do so with the future generation too।
लैंड वो रिसोर्स होता है जिसको कि हम अपनी पास्ट जनरेशन से शेयर करते हैं और आगे आने वाली जनरेशन को भी इसके बारे में देते हैं। जैसे कि हमारी जो ज़मीन है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर जाती है वो। शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। सभी को 95% ऑफ आर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। हमारे जो बेसिक नीड्स हैं 95 बेसिक नीड्स वो हमें ज़मीन से ही मिलती हैं, चाहे वो खाना है, कपड़े हैं, घर है, सभी हमें ज़मीन से मिलता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव ऑल्सो एग्रेवेटेड द पीस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हम काम करते जा रहे हैं उससे केवल लैंड ही खराब नहीं होती है, नेचुरल फोर्सेस भी हमारे खराब होते हैं, इससे हमारी नेचुरल फोर्सेस भी हैं जिससे हमारी लैंड खराब होती है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग टू हैव कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है और माइनिंग है, इनसे भी हमारी ज़मीन खराब होती जा रही है, लैंड डिग्रेडेशन होता जा रहा है। माइनिंग साइट्स आर abandoned after excavation work is complete, leaving deep scarce and terrace of overburning। माइनिंग जो एरिया होता है जहाँ पर माइनिंग होती है उससे वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, स्केर्स हो जाते हैं, ओवरबर्डिंग हो जाती है। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सर्वर लैंड डिग्रेडेशन। बहुत सारे एरियाज जैसे कि कुछ हमारी स्टेट्स हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग के कारण यहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ओवरग्रेजिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पर ओवरग्रेजिंग का कारण है लैंड डिग्रेडेशन का बहुत बड़ा। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज द सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी ऑन द सॉइल। और कुछ एरिया जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कारण क्या है लैंड डिग्रेडेशन का? इरिगेशन, ओवर इरिगेशन। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए यहाँ पर पानी ज़मीन पर जम जाता है जिससे कि वहाँ पर सैलिनिटी और एल्कलिनिटी जो बढ़ जाती है, जिससे सॉइल जो है ख़राब होने लग जाती है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in atmosphere। और बहुत सारी मिनरल की जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन्स हैं, सोप स्टोन्स हैं, तो ये सैरामिक इंडस्ट्रीज़, इनसे भी एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है डस्ट से। It retards the process of infiltration of water into the soil after the settles down on the land। और इससे इन फैक्ट्री से निकलने वाला पानी जो होता है उससे वो ज़मीन पर जो इनकी गंदगी है वो जम जाती है जिससे ज़मीन खराब हो जाती है। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि जो इन फैक्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट वाटर होता है, वेस्टेज जो होता है वो पानी और लैंड को दोनों को ही लगातार पॉल्यूट करता आ रहा है भारत के कई हिस्सों में जो फैक्ट्रीज वगैरह इस टाइप की लगी हुई हैं। देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। कई तरीके हैं इस लैंड डिग्रेडेशन को सॉल्व करने के लिए, की समस्या को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि पहला है आपका अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। कि अगर हम अफॉरेस्टेशन करें, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं, ग्रेजिंग को मैनेजमेंट करें कि भाई कुछ निश्चित क्षेत्र में ग्रेजिंग होनी चाहिए, तो इससे कुछ सुधार हो सकता है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डंस एंड ग्रोइंग थ्रोनी ब्रशेज आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज। सूखे क्षेत्रों में भी जो थ्रोनी ब्रशेज होती हैं उनको लगा करके भी हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, जो वेस्ट लैंड है उसका अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर सकें। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करें। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, जो वेस्ट निकलता है उसको अच्छी तरह से उसको दोबारा से यूज़ कर सकें। लैंड एंड वाटर
डिग्रेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज, यहाँ पर इस्तेमाल करके हम इसको वाटर और मेन जो हमारा चल रहा है टॉपिक लैंड डिग्रेशन को कम कर सकते हैं। सॉइल एज ए रिसोर्स, अब सॉइल को हम रिसोर्स की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, सॉइल जो है एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, उसको कई प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, ये मीडियम है कि यहाँ पर बहुत सॉइल में ही बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं अर्थ पर वो सारे जो हैं सॉइल ही उनके अंदर के अंदर पनपते हैं। द सॉइल इज़ ए लिविंग सिस्टम, सॉइल एक लिविंग सिस्टम है। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, एक कुछ सेंटीमीटर की ऊंचाई तक की सॉइल बनने में ही मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये सॉइल के फैक्टर्स हैं जो कि जिनसे बन करके सॉइल तैयार होती है। इनके कारणों से वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजिशन ETC कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये सब सॉइल के फॉर्मेशन में इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द, ये सॉइल की प्रोफाइल है, इसको देख लीजिएगा आप। सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ह्यूमन्स एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल्स, सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटीरियल सब दिखाई देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, chemical and physical properties, the soil of India are classified in different types, कि सॉइल किस प्रकार की है, कैसे बनी, उसका कलर कैसा है, थिकनेस कैसी है और कितने समय पुरानी है, उसके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनके आधार पर हम भारत के अंदर सॉइल को डिफरेंट टाइप्स में बांटते हैं। तो ये टाइप्स के बारे में बेटा हम कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास अभी यहीं पर ही फिनिश करते हैं। होपफुल हूँ कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर सॉइल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता है इसके बारे में, सॉइल के बारे में। फर्स्ट चैप्टर ही है आपका ज्योग्राफी का। तो ये सारा अभी तक आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं सारा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, सारा आप देख लीजिएगा इसको। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपसे आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। कल आपकी क्लास में जो वीडियो है दोबारा से आपकी स्टार्ट करेंगे। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आपका फर्स्ट चैप्टर कल दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का एक्सप्लेन करेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स एंड गुड बाय, टेक केयर।